नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े स्टेटमेंट की। मुजफ्फरनगर दंगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगे यूपी सरकार की लापरवाही की वजह से हुए। कोर्ट ने हालात बिगड़ने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। मुजफ्फरनगर दंगा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार वक्त रहते कार्रवाई करती तो दंगे नहीं होते। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगे की जांच के लिए सीबीआई की जरूरत नहीं है। भारत विजय अभियान की शुरुआत करने से पहले नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी पहुंचकर मां के दर्शन किए। उन्होंने मां के मंदिर में मत्था टेककर अपने चुनाव अभियान के सफल होने के लिए आशीर्वाद दिया। वैष्णो माता के मंदिर तक नरेंद्र मोदी घोड़े तक सवार होकर पहुंचे। मोदी साझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां से वैष्णो देवी के लिए घोड़े में बैठे। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज से नरेंद्र मोदी भारत विजय रैली अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर के कठुआ से होगी। कठुआ में मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मोदी की 185 भारत विजय रैली 295 संसदीय क्षेत्रों में होगी। अभियान के पहले दिन मोदी की 3 रैलियां अलग अलग राज्यों में हैं। जम्मू कश्मीर के बाद मोदी यूपी के बुलंदशहर में एक रैली को संबोधित करेंगे। बुलंदशहर में मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम ने रैली स्थल का मुआयना भी किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली की 7 सीटों के लिए भी मोदी आज वोट मांगेंगे। मोदी की ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। विधानसभा चुनाव और वाराणसी केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मोदी की दिल्ली में पहली रैली होगी। मोदी की जीवनी लिखने वाले लेखक ने खुलासा किया है कि मोदी को गुजरात दंगों का दुख तो है, लेकिन अपराध बोध नहीं। ब्रिटिश लेखक और टीवी प्रोड्यूसर एंडी मैरिन ने नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखी है। गुजरात सरकार ने केजरीवाल के आरोपों को सरासर झूठ कहा। गुजरात सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल ने पहले 10 साल में 800 किसानों की आत्महत्या की बात कही थी, लेकिन वाराणसी में 10 साल में गुजरात में 10,000 किसानों की आत्महत्या की बात कर रही है। वहीं मोदी सरकार ने केजरीवाल के जमीन अधिग्रहण के आरोपों को भी गलत बताया। राज्य सरकार ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण पर भी केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल आज रोड शो करेंगे। केजरीवाल सेवापुरी और रूफानिया में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वाराणसी में केजरीवाल का विरोध जारी है। आज भी पार्क में घूमने निकले लोगों ने केजरीवाल विरोधी नारे लगाए। ये लोग वाराणसी से केजरीवाल की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं, जहां केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगे। वाराणसी में एक बार फिर से हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे। हालांकि बीजेपी इस नारे से किनारा कर चुकी है। मोदी भी कार्यकर्ताओं को ये नारा लगाने से मना कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का विरोध कर रहे लोगों ने मोदी के समर्थन में ये नारे लगाए। इससे पहले कल वाराणसी में रोड शो के दौरान केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई। खुद को हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बताने वाले एक शख्स ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी। स्याही के छींटे केजरीवाल के चेहरे और शर्ट पर पड़े। केजरीवाल के साथ साथ उनके सहयोगियों पर भी स्याही के छींटे पड़े। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के चेहरे, शर्ट और टोपी पर स्याही के छींटे गए। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपना रोड शो जारी रखा। वाराणसी में रोड शो के दौरान खुद पर स्याही फेंके जाने से नाराज केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। केजरीवाल ने कहा कि ये बनारस की संस्कृति नहीं है, ये काम मोदी के भाड़े के लोगों का है। बनारस के लोगों की तो ये संस्कृति नहीं है। इसका मतलब ये लोग कौन हैं? ये बाहर से आए हुए लोग नजर आते हैं। ये बाहर से भाड़े पे लाए हुए लोग नजर आते हैं। दोस्तों, पुलिस ने केजरीवाल एंड कंपनी पर स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। स्याही फेंकने वाले शख्स अमरीश ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष बताया है। रोड शो के दौरान भी केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की। काफी देर तक केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हंगामे पर काबू पाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे को कभी भी काले झंडे नहीं दिखाती और दोनों के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ा सबूत चाहिए? और इनका सबसे बड़ा दुश्मन आज कौन है? एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। वाराणसी की गलियों में केजरीवाल के कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने के लिए हल्का बल का भी इस्तेमाल किया। रैली से पहले केजरीवाल का रोड शो वाराणसी के कई इलाकों से गुजरा। केजरीवाल एक खुली जीप में सवार होकर निकले। रोड शो में लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी। रोड शो करते हुए केजरीवाल रैली स्थल तक पहुंचे।
इससे पहले भी केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए और केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद केजरीवाल की गाड़ी को आगे बढ़ाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास केजरीवाल और मोदी समर्थक आमने सामने आ गए। बीजेपी वाले मोदी के लिए नारे लगा रहे थे और वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के भिड़ंत की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों के समर्थकों को यहां से हटाया। इससे पहले काल भैरव मंदिर के सामने भी मोदी समर्थकों ने केजरीवाल का विरोध किया। केजरीवाल स्नान करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने निकले थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सवालों के जवाब नहीं देते, सिर्फ सवाल करते हैं। लेकिन अब वो दिन हवा हुए, अब उन्हें आजाद भारत में लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। नरेंद्र मोदी जी किसी से बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, जनता से बात नहीं करते। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतरते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। देश आजाद हो गया है, अब ये राजा महाराजाओं का काम नहीं चलेगा। अब जनता कह रही है हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, हमारे प्रश्नों के जवाब तो दो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बेरियाबाग में मंगलवार को हुई एक रैली में केजरीवाल ने यह ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि 200 सालों में इतना देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितने 10 सालों में यूपीए सरकार ने लूटा है। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने उन्हें खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। केजरीवाल ने विकास के मुद्दे पर मोदी को बहस के लिए ललकारा। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने उसूलों की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सेफ सीट की तलाश में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो यहां मोदी को हराने आए। बेनियाबाग में हुई रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों के बीच पर्चे भी बंटवाए। इन पर्चों में केजरीवाल ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के 5 कारण बताए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी का विकास मॉडल सिर्फ मीडिया की उपज है। केजरीवाल ने वाराणसी के किसानों से कहा कि अगर मोदी को वोट दोगे तो उनकी जमीनें बिक जाएंगी और किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र में सोशल वेलफेयर स्कीमों पर जोर दिए जाने की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सीबीआई ने बीती रात पूछताछ की। वीरभद्र सिंह एक निजी कंपनी से 3 करोड़ रुपए लेने का आरोप झेल रहे हैं। वीरभद्र सिंह को सीबीआई ने सवालों का एक ब्यौरा पहले ही सौंपा था। दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई थी। वडोदरा में मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने मधुसूदन मिस्त्री को चुनाव मैदान में उतारा है। वाराणसी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने लुधियाना से मनीष तिवारी की जगह रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव मैदान में उतारा है। हाल ही में मनीष तिवारी ने बीमारी का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार किया था। हालांकि बाद में बताया गया कि कांग्रेस ने ही मनीष तिवारी का टिकट काटा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को नांदेड़ से टिकट दे दिया है। अशोक चौहान पर आदर्श सोसाइटी घोटाले का आरोप है। पुणे के सांसद सुरेश कलमाड़ी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कांग्रेस उम्मीदवार विश्वजीत कदम को सपोर्ट करेंगे। कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी कलमाड़ी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल किए जाने के कुछ ही घंटे बाद पार्टी से निकाले गए श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक बीजेपी कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धारवाड़ सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे। श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक के साथी और मंगलोर के पब में लड़की की पिटाई करने वाले दिनाकर शेट्टी को कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया। कल कांग्रेस ने दिनाकर को सदस्य बनाया था और कुछ ही घंटे में उनकी सदस्यता रद्द भी कर दी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पवार के मुताबिक मोदी सार्वजनिक सभाओं में देश का इतिहास जाने बगैर ही बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि मोदी के देश के इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। वाराणसी में मोदी को घेरने के लिए साझा उम्मीदवार की चर्चा को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारकर खुद को असली सेकुलर साबित करेगी। जेडीयू से निष्कासित किए गए शिवानंद तिवारी आम आदमी पार्टी में नया ठिकाना तलाश रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शिवानंद ने केजरीवाल समेत दूसरे उम्मीदवारों का प्रचार करने का भी ऐलान किया है। बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी में गठबंधन तय माना जा रहा है। खबर है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में 28 मार्च को दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है।
डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने अपने बेटे अलागिरी को पार्टी से बाहर कर दिया है। एक दिन पहले ही अलागिरी ने बीजेपी और एमडीएमके के नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में अलागिरी को डीएमके से पहले ही निलंबित कर दिया गया था और टिकट भी नहीं दिया गया। खबर है कि अलागिरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 मार्च को दिल्ली में चुनावी रैली करेंगे और दिल्ली में अपने सातों उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। सोनिया की रैली अजमल खां पार्क में आयोजित की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वो बस्तर के कोंडागांव पहुंचेंगे और यहां एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। फिल्म अभिनेता सनी देओल शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल यहां से मनीष तिवारी सांसद हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है। फिल्म अभिनेता और बीजेपी प्रत्याशी विनोद खन्ना अपने चुनाव क्षेत्र पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अपने लिए वोट मांगा। खन्ना यहां कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें 2009 के चुनाव में मामूली अंतर से हराया था। बरेली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार नामांकन करने पहुंचे तो थे लग्जरी गाड़ी से, लेकिन आम लोगों को देखकर तुरंत रंग बदल लिया। नामांकन की जगह से कुछ दूर पहले ही वो एक रिक्शे पर बैठ गए और फिर रिक्शे से ही निकल पड़े नामांकन करने के लिए। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट ने अजमेर संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। पायलट ने नामांकन के 3 सेट निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किए। पायलट के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। मुंबई के फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप मामले में आज दोषियों की सजा सुनाई जाएगी। मुंबई सत्र न्यायालय की ओर से दोपहर 3 बजे के बाद फैसला आ सकता है। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। बीएसई के सेंसेक्स ने अब तक के सबसे ऊंचे अंतर 22,162.52 को छुआ, जबकि निफ्टी ने कारोबार के दौरान 6,600 का आंकड़ा पार किया। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे की बढ़त के साथ 60.28 पर खुला। मंगलवार को रुपया 60.48 पर बंद हुआ था। आज एडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को घर से ही चुनौती मिलने वाली है। राबड़ी का भाई साधु यादव सारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां से राबड़ी आरजेडी उम्मीदवार है, जिन्हें अब उनके भाई से ही मुकाबला करना होगा। राबड़ी के भाई और लालू के साले साधु यादव भी कभी आरजेडी में काफी तूती उनकी बोलती थी। बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलकर राय तो कांग्रेस ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अपनी बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चरण वंदना तक पर उतर आए हैं। पटना से सटे दानापुर के कोथवा में लालू ने कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के सर पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। दरअसल जेल में बंद कुख्यात रीतलाल यादव पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था, इसीलिए लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रीतलाल के पिता रामाशीष यादव को मनाने के लिए पहुंचे। इसी दौरान लालू ने रीतलाल के पिता के पैर भी छुए। लालू ने न सिर्फ कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के पैर छुए, बल्कि रीतलाल को आरजेडी में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही मंच से ही लालू ने रीतलाल यादव को पार्टी का महासचिव बनाने की घोषणा भी कर दी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सुषमा स्वराज को बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मुकाबले बेहतर नेता बताया है। दिग्विजय ने कहा कि सुषमा उदार नेता हैं और गठबंधन दलों में ज्यादा मान्य होंगी। दिग्विजय ने सुषमा को मोदी से बेहतर बताया तो सुषमा स्वराज की तरफ से जवाब भी आ गया। सुषमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। लखनऊ से लोकसभा का टिकट पाने के बाद पहली बार बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज लखनऊ में होंगे। राजनाथ 3 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। बीजेपी का वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने पार्टी का चुनावी गीत दिल्ली में रिलीज किया। गीत के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं, कंपोज किया है आदेश श्रीवास्तव ने और सुखविंदर सिंह ने गाया है। इस गीत में मोदी कहते हैं, देश नहीं लुटने देंगे। मध्य प्रदेश में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ उसके पुराने और दिग्गज नेता बैजनाथ कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ली। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सीट से बीएसपी का मौजूदा सांसद सुरेंद्र नागर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें औपचारिक सदस्यता दिलाई। इस बार बीएसपी ने उनका टिकट काट लिया। गोरखपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट अष्टभुजा तिवारी को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का पुतला फूका। सूत्रों से खबर है कि फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। राखी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। खबर है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर राखी निर्दलीय चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकती है।
मेरठ की कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री नगमा को बगैर इजाजत रोड शो करना महंगा पड़ गया। आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले में सिविल लाइंस और धमपुरी थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के रामपुर से बीएसपी विधायक यूसुफ अली की अखिलेश और आजम को लेकर बदजुबानी देखने को मिली। यूसुफ अली ने आजम खान को सीएम अखिलेश का अब्बा तक कह डाला। यूपी के बागपत में नरेंद्र मोदी पर हमला करते करते अखिलेश के मंत्री चौधरी साहब सिंह बहक गए। उन्होंने मोदी को बंदर कहा तो अपने ही सीएम अखिलेश यादव को लंगूर कह डाला। बोगस वोटिंग के लिए उकसाने वाले केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने पवार से गुरुवार तक इस मामले में जवाब देने को कहा है। पवार ने समर्थकों से स्याही मिटाकर 2 जगहों पर वोट देने को कहा। इंडियन मुजाहिदीन के मौजूदा चीफ तहसीन अख्तर उर्फ मोनू को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तहसीन को नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा। बताया जा रहा है कि वो काठमांडू के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था।